तो नर्सिंग पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्टरलाइजेशन पे। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले नए नए वीडियो के साथ हमारे से जुड़े रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे स्टरलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन होता है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पोर स्टेट और इसकी ऑल स्टेट दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका स्टरलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। इसके देखते हैं सबसे पहले टाइप्स कितने होते हैं। पहला टाइप होता है फिजिकल मेथड। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है फिजिकल मेथड का। उसके बाद में देखते हैं हम केमिकल मेथड। तीसरा है ड्राई हीट मॉइस्ट मेथड। चौथा है मॉइस्ट हीट मेथड। पांचवा है गैस स्टरलाइजेशन। छठा है रेडिएशन और सातवां है टिंडेलाइजेशन। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि किस में क्या होता है। पहला है अपना फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम यूज़ करते हैं बॉइलिंग और दूसरा यूज़ करते हैं यूवी रेज या फिर सनलाइट। तीसरा है बर्निंग। फिजिकल मेथड में क्या होता है कि बॉइलिंग किया जाता है, यूवी रेज से स्टरलाइजेस किया जाता है और सनलाइट से किया जाता है और बर्निंग जलाकर इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। बॉइलिंग इज मोस्ट कॉमन यूज इन डोमेस्टिक एरिया, मतलब घरेलू एरिया में मोस्ट कॉमन यूज होने वाला ये स्टरलाइजेशन है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। टाइमिंग कितना लगता है इस फिजिकली स्टरलाइजेशन में, तो टाइमिंग की बात करें तो हम 10 से लेकर 30 मिनट का टाइम लगता है। एटलीस्ट 15 से 30 मिनट में ये स्टरलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद में इसका यूज़ किया जाता है ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ग्लास वियर, कांच के जो बर्तन वियर होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है, या कांच के जो आर्टिकल्स होते हैं इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। और दूसरा होता है मॉडल टेक्स्टोमी ट्यूब। पीवीसी की जो टेक्स्टोमी ट्यूब बनी होती है इसका स्टरलाइजेशन फिजिकल मेथड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट। सनलाइट में किसका किया जाता है, लिनन, पिलो कवर, शीट और ब्लैंकेट, इसका स्टरलाइजेशन यूवी रेज के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं बर्निंग के द्वारा स्पुटम का डिस्ट्रॉय हम बर्निंग के द्वारा करते हैं। सॉइल ड्रेसिंग होती है, उसका स्टरलाइजेशन भी बर्निंग के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ द स्पुटम सॉल्यूशन, 5% ब्लीचिंग और 5% कैस्ट्रोल स्टेट नष्ट होती है। इससे स्पोर स्टेट नष्ट हो जाती है। इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम रेडिएशन में देखते हैं स्टरलाइजेशन बाय द गामा रेज के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसमें इंडिकेशन देखते हैं किस किस में ये रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है। तो पहला है कैथेटर जो यूज़ करते हैं उसका स्टरलाइजेशन रेडिएशन के द्वारा किया जा सकता है। एनजी ट्यूब का, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज का, सर्जिकल ब्लेड का, इंसुलिन निडल का, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व का, आईवी सेट का, ब्लड बैग का,
और ऑयल ड्रॉपर का। इसके रेडिएशन के द्वारा इन सब का स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं पहला ड्राई हीट। ड्राई हीट हॉट एयर ओवन में इसका यूज़ किया जाता है और मॉइस्ट हीट का यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव में। इसके बाद में हम देखते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन इसमें यूज़ होता है। तो इसका टेम्परेचर, हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर रखा जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइमिंग होता है 60 से लेके 1 आवर तक। ड्राई हीट हॉट एयर ओवन का टाइमिंग रखा जाता है स्टरलाइज होने के लिए। इंडिकेशन, इसमें इंडिकेशन देखते हैं किस किस कारणों में हम इसका हॉट एयर ओवन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला देखते हैं पाउडर फॉर्म वैक्सीनेशन, जैसे विजल्स है, BCG है, इसका किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं हम मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट का ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट का यूज़ किया जाता है। यह मोस्ट कॉमन चीपेस्ट मेथड होता है ऑटोक्लेव। सबसे सस्ता मेथड होता है ऑटोक्लेव। इसके लिए हम इंडिकेशन की बात करें तो पहला देखते हैं ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टरलाइज बट एक्सेप्ट रबर। इसमें ऑल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किए जाते हैं रबर आर्टिकल को छोड़ के। और रीयूजेबल ग्लव्स को ऑटोक्लेव कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर की बात करें तो हम टेम्परेचर इसका रखा जाता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइमिंग होता है 15 से 20 मिनट और प्रेशर होता है इसका 15 पाउंड इसका प्रेशर रखा जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम केमिकल स्टरलाइजेशन या कोल्ड स्टरलाइजेशन या कूल स्टरलाइजेशन, इसको हम बोल सकते हैं। अब पहला इसमें देखते हैं विटाडिन। विटाडिन मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज इन हॉस्पिटल ऑफ स्टरलाइजेशन। इसका यूज़ मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में किया जाता है विटाडिन का। विटाडिन को अदर नाम से भी जान सकते हैं, प्रोविडिन इसको अदर नाम से जानते हैं। इसका यूज़ करते हैं, देखिए ड्रेसिंग ऑफ वुंड यूज़ परसेंटेज ऑफ विटाडिन 5% इसका यूज़ किया जाता है विटाडिन का। माउथ गार्गल के लिए इसका 2.5%। और डिजोल्व 2.5% डिजोल्व इन डिस्टल वाटर में इसका यूज़ डिजोल्व करके इसका माउथ गार्गल के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद में सर्जिकल हैंड वॉशिंग, इसके 7.5 से लेके 10% तक प्रोविडिन आयोडीन का विटाडिन का यूज़ कर सकते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, जो कि मोस्टली देखा जाता है 1 मिनट के लिए होता है मेडिकल हैंड वॉशिंग, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है जो कि 5 से लेके 10 मिनट तक सर्जिकल हैंड वॉशिंग करी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं यदि किसी पेशेंट को विटाडिन से एलर्जी हो तो कौन से सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन है, किसी पेशेंट को विटाडिन से एलर्जी होगी तो हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। तो इसमें आंसर है इफ़ एलर्जी बाय विटाडिन क्लोरहेक्साडाइन अकॉर्डिंग टू WHO इसका यूज़ किया जाता है। H2O2 वुंड इरिगेशन ऑफ द पस प्रजेंट, अगर पस प्रजेंट है किसी वुंड के अंदर तो इरिगेशन के लिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है।
अब देखते हैं आगे, यूज फॉर माउथ गार्गल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ गार्गल के लिए भी इसका यूज किया जाता है। रिमूव ब्लड फ्रॉम क्लॉथ, क्लॉथ के अगर किसी कारणवश हमारे ड्रेस पे क्लॉथ पे अगर ब्लड गिर गया हो तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम वॉश कर सकते हैं H2O2 से। अगर दूसरा क्वेश्चन है, अगर यदि इफ ब्लड इज HIV पॉजिटिव यूज रिमूव ब्लड फ्रॉम क्लॉथ्स, इसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है 2% का। 2% का सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं मरकरी स्पेल ऑन फ्लोर, अगर किसी कारणवश हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास से या नर्सिंग स्टाफ के पास से, पैरामेडिकल स्टाफ के पास से अगर थर्मामीटर, कांच वाला थर्मामीटर अगर गिर गया है और उस वजह से मरकरी स्पेल हो गई है टूटने के बाद में, तो इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं? तो इसका आंसर है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रिस्क्ड पेशेंट एक्टिवली, क्योंकि मरकरी पेशेंट को छू लेने से पेशेंट को नर्व डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है और मरकरी अंधेरे में चमकती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर हमारे हाथ से थर्मामीटर टूट गया है तो सबसे पहले लाइट ऑफ कर देनी चाहिए, जिससे कि हमें मार्किंग हो सके कि कौन से स्थान पे ये मरकरी बिखरी हुई है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ड्रॉपर की सहायता से कलेक्ट करना है। कम मात्रा होने पर यदि मरकरी बीपी इंस्ट्रूमेंट टूटने से ज़्यादा फैल गई हो, अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ से गिर गया और उस वजह से क्योंकि मैनुअल जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पारा या मरकरी ज़्यादा होती है, तो उसमें ज़्यादा कलेक्ट होती, ये देखने को मिलता है फर्श के ऊपर, अपने फ्लोर के ऊपर मरकरी तो ज़्यादा फैल गई है। तो यदि मरकरी, तो इसके लिए हेजमेट को इन्फॉर्म करेंगे, हेजमेट को इन्फॉर्म करेंगे। हेजमेट का फुल फॉर्म है हैजार्ड मटेरियल मैनेजमेंट टीम, इसको इन्फॉर्म करेंगे और मरकरी के हटाने के बाद में फ्लोर को क्लीन या मैपिंग के लिए H2O2 का यूज किएंगे। मतलब हैजार्ड से हेजमेट को इन्फॉर्म करेंगे कि अगर ये मरकरी स्पेल हो गई है तो, और वो इसको डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है कि वहाँ पे फ्लोर को क्लीन और मैपिंग के लिए H2O2 का उपयोग करवा के और स्वीपर से उसको क्लीन करवा देंगे। इसके बाद में देखते हैं सेवलॉन। सेवलॉन थर्मामीटर के स्टरलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। सेवलॉन होता है जो कि 1:20 वाटर, मतलब कि 1% तो होना चाहिए अपना सेवलॉन और 20% वाटर। इसका उपयोग करके हम थर्मामीटर को स्टरलाइज करते हैं। इसमें एक देखने लायक बात है कि सेवलॉन से अगर हम थर्मामीटर को स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो ये 7 दिन के बाद में चेंज कर देना चाहिए अपने को सॉल्यूशन, और नया सॉल्यूशन डाल देना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं शिडेक्स, और शिडेक्स का अनदर नेम है 2% ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड इसका दूसरा नेम है। इसका इंडिकेशन होता है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज
शार्प, नॉन शार्प, रबर, प्लास्टिक, आल। और एंडोस्कोपी का जो कैथेटर है इसका स्टरलाइजेशन भी इसके द्वारा 2% ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा ही किया जाता है। HIV पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट को भी सिडेक्स के द्वारा ही स्टरलाइज किया जाता है। इन द सॉल्यूशन ऑफ सिडेक्स प्लेस द इंस्ट्रूमेंट फॉर 13 मिनट फॉर पर्पज ऑफ स्टरलाइजेशन। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको सिडेक्स में कम से कम हमें 30 मिनट तक छोड़ना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं स्पिरिट। अनदर नेम 17% ऑफ आइसोप्रोपियल एल्कोहल। इसमें 17% एल्कोहल होता है। क्विकली फास्ट एंड स्टरलाइजेशन विच इज एन 5.5 से 5 सेकेंड में स्टरलाइज किया जाता है। ये मोस्टली सर्जिकल ट्रे में होता है और ये फास्टली अगर स्टरलाइजेशन करना है तो इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम गैस स्टरलाइजेशन। गैस स्टरलाइजेशन, इसमें गैस मोस्टली यूज़ की जाती है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन गैस का यूज़ करते हैं। इसका किस किस का स्टरलाइजेशन किया जाता है इसके द्वारा? OT ऑपरेशन थिएटर का, वार्ड का, रूम का, ICU का, और गोज पीस का और बेड का। इन सब का स्टरलाइजेशन गैस स्टरलाइजेशन के द्वारा किया जाता है। और कॉटन का स्टरलाइजेशन वो किया जाता है ऑटोक्लेव में। इसके बाद में देखते हैं गैस यूजेज। ETO इथाइल ट्राइऑक्साइड लेटेस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड टिल 6 months इफ अनओपन। जब तक उसका पैकिंग ओपन नहीं किया गया हो। गॉज पीस, पैड्स और सैनिटरी पैड, ET ट्यूब एंड सिरिंज डिस्पोजल सिरिंज। इसका स्टरलाइजेशन इथाइल ट्राइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं सल्फर पाउडर गैस। OT में ये रियरली यूज़ की जाती है क्योंकि यह आई में इरिटेशन कर सकती है। 220 ग्राम पाउडर % प्लस स्पिरिट मिक्स करते हैं और 100% क्यूबिक एरिया के लिए 100 क्यूबिक एरिया होता है उसके लिए 220 ग्राम पाउडर में स्पिरिट मिक्स करते हैं। इसके लिए 100 क्यूबिक एरिया के लिए इसके द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्पिरिट को मिक्स करने का कारण आई इरिगेशन को कम करने के लिए स्पिरिट का यूज किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं सल्फर गैस स्टरलाइजेशन होने के बाद में ध्यान रखने वाली बात है कि OT को 12 से लेकर 25 आवर बाद में ओपन करना चाहिए कम से कम। इसके बाद में देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड गैस। ये मोस्टली यूज होने वाली गैस है। 250 ml फॉर्मेलिन प्लस 140 ग्राम केमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेने हैं और 100 फीट क्यूबिक एरिया के लिए ये सॉल्यूशन गैस बनाती है। 100 फीट क्यूबिक एरिया के लिए ये गैस
बनाती है। और इसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि फ्यूमिगेशन होने के बाद में 12 से 24 घंटे तक उस एरिया को ओपन नहीं करना चाहिए। ये सब जितने भी ये फ्यूमिगेशन वाले तरीके हैं ना, इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है क्लोज रूम या ओटी वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं टेंडलाइजेशन। फूड के स्टरलाइजेशन के लिए टेंडलाइजेशन किया जाता है और इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। टाइमिंग होता है 20 मिनट। 3 दिनों के लिए रिपोर्ट करते हैं। इसको 3 दिनों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखते हैं और उसके बाद में इसका यूज़ 3 दिन के बाद में करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपा करके आपने जिनने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।